हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अलग अलग तरीके के जो एग्रीकल्चर जो देख रहे थे, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत यूनिक चीज़ है। अगर आप चाहो तो इस देखो, यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस इन मीन्स कि ऐसा कोई सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके 20 to 25% चांसेस हैं। एलिलोपैथी एक बार आया था, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो ये, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोट कर सकते हो, इस तरह की फार्मिंग को आप यूज़ कर सकते हो मेंस की आंसर राइटिंग में। यूपीएससी का दायरा थोड़ा सा ऐसा होता है, वो थोड़े से ब्रॉड लेवल के क्वेश्चन पूछता है। मतलब वो अलग अलग फार्मिंग सिस्टम को कंपाइल कर कर एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको रिक्वायरमेंट उस आंसर में ये होगी कि आप बहुत तरीके के फार्मिंग सिस्टम को जो है उसके आंसर के अंदर अपने इनकॉर्पोरेट करो। खैर, एक चीज़ मैं देखता हूँ, ज़रा क्रॉस चेक करता हूँ मैं। आई थिंक प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये कहीं ना कहीं किसी स्टेटमेंट या किसी चीज़ में यूज़ हुआ था। अब मुझे अच्छे से नहीं पता, देखो कि वो यूपीएससी का क्वेश्चन था या किसी स्टेट पीएससी का क्वेश्चन था। मैंने लेकिन इस क्वेश्चन को देखा हुआ है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में। अब ये भी नहीं पता मुझे कि वो यूपीएससी का सिविल सर्विस का क्वेश्चन था या सीएपीएफ का या किसी और चीज़ का ईपीएफओ वगैरह में आया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने देख रखा है किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, ये एक केमिकल फ्री ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है जिसको साल 1975 में इंट्रोड्यूस करा गया था। यानी कि साफ तरीके से इसने हमें शाइनी एक एक्सटेंशन बता दी एक बात की। क्या है वो एक्सटेंशन? इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग है सबसे पहले तो एक तरीके की। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्यों? सबसे पहला वर्ड स्ट्राइक करके हमें ये दे रहा है शाइनी, केमिकल फ्री फार्मिंग है ये। अब केमिकल फ्री जो भी चीज़ होती है श्रेया, वो ऑर्गेनिक होती है, राइट? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत बताओ? अब इसमें कोई भी चीज़ जो केमिकल फ्री होती है वो ऑर्गेनिक है। यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग का टाइप है। ये तो क्लियर हो गया हमें शाइनी, राइट? इसको इंट्रोड्यूस करा गया था साल 1975 में एक पर्सन के द्वारा। उसका नाम था मासानुबो फुकुओका। क्या नाम था उसका? मासानुबो फुकुओका। जापानीज पर्सन है। इन हिज बुक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, इंडिया के अंदर द कंसेप्ट वॉज गिवन बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सुभाष पालेकर, जिनको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं कृषिका ऋषि। ठीक है, खेती बाड़ी के मामले में साधु संत। अब साधु संत क्या होता है? जो आपको उपाय दे दे, कोई तरीका बता दे जिससे आपकी परेशानियों का निजात आपको मिल सके। भारत के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो किस चीज से सफर कर रही है? किस चीज से सफर कर रही है? केमिकल्स, केमिकल्स एंड केमिकल्स, राइट? भारत के अंदर जो आज के समय में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आपको जो खेती बाड़ी का दायरा जो देखने को मिलेगा, ज्यादातर, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, क्या उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है या केमिकल फार्मिंग होती है? मतलब समझ गए ना केमिकल फार्मिंग मैं क्या कह रहा हूं? केमिकल फार्मिंग वो टर्म नहीं होता, केमिकल्स का यूज करके फार्मिंग होता है, होती है। मेजोरिटी क्या है ना? इनऑर्गेनिक तरीके से होती है, केमिकल का यूज होकर होती है। यहां पर जिनको कृषि का ऋषि बोला जा रहा है कि इन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक वरदान दिया भारत के किसानों को, उनका नाम था सुभाष पालेकर। और यही अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो उस पर्सन का नाम था मासानुबो फुकुओका। एक बारी जरा इस पर्सन की कंट्री देखनी है मुझे। मासा नोबो, हाँ जापानीज है, यस। ही वॉज अ जापानीज फार्मर एंड फिलोसफर। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है नोन फॉर हिज नेचुरल फार्मिंग एंड रीवेजिटेशन ऑफ डेजर्टिफाइड लैंड्स।
इसने जो बुक लिखी थी, इसकी बुक का नाम है ये द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, ZBNF। तो पालेकर जो है इंडिया की अगर बात करें, सुभाष पालेकर की, जिनको कृषि का ऋषि बोला जा रहा है, पालेकर ड्रू हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स। पालेकर ड्रू हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स एट द हार्ट ऑफ विच आर, मतलब इसको इस तरीके की खेती बाड़ी में यूज किसको करना है, काउडंग एंड काउ यूरिन। तो अभी तक की डिस्कशन में तो ये पूरा नेचुरल, ये तो पूरी तरीके से नेचुरल फार्मिंग है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लग रहा है हमें। बस बंदों का नाम ही तो आया है बीच में कि ये कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से अभी तक कोई भी चीज आपको अलग लग रही है? लेकिन कुछ तो इसके अंदर अलग हो गई पक्का। अगर ऐसा नहीं होता तो काउडंग काउ यूरिन की बात करते हुए, दो बंदों का नाम इंट्रोड्यूस करते हुए, हमने प्रीवियस लेक्चर में 1 से 1.5 घंटे की जो डिस्कशन करी थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं हम इस कंसेप्ट को, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हमें इतना तो पता लग गया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग है, लेकिन ये अलग कैसे है? टिपिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही अलग कैसे है? इंग्रेडिएंट्स तो वही यूज हो रहे हैं, काउडंग और काउ यूरिन, और केमिकल फ्री फार्मिंग मेथड है ये। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, कुछ सालों की रिसर्च करने के बाद सुभाष पालेकर जी जो है, उन्होंने ये डिस्कवर करा था कि जो लोकल तरीके से एक्सेसिबल जो सीड्स हैं, काउ ब्रीड्स हैं, और जो मिट्टी है, they can only be utilized in creation of a culture, making it a self sustainable home grown and no cost method। इन्होंने बोला अगर खेती बाड़ी करते हुए पैसे अपने बचाने हैं और ये भी चाहते हो कि फसल जो है वो बहुत अच्छी हो, तो जो आपके लोकल रीजन में आप देखो, आपके लोकल रीजन में मतलब कहने का मतलब ये है, सुभाष पालेकर जी ये बोलना चाहते थे जहां पर खेतीबाड़ी होती हो। अब आपके लोकल रीजन में मतलब ये नहीं है कि आप एक अर्बनाइज मेट्रो के अंदर रह रहे हो, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर रह रहे हो, वहां पर ही आप ये चीजें ढूंढने लगो। जहां पर प्रॉपर तरीके से खेत हो, शुरू से खेतीबाड़ी हो रही हो, और उन खेत को उजाड़ कर किसी भी प्रकार की सोसाइटी या फिर अर्बन स्ट्रक्चर ना बनाया गया हो। तो कुछ सालों की रिसर्च के बाद सुभाष पालेकर ने डिस्कवर करा कि लोकली एक्सेसिबल जो सीड्स हैं, जो काउ ब्रीड्स हैं, और जो सॉइल है, इट कैन ओनली बी यूटिलाइज इन द क्रिएशन ऑफ अ कल्चर। एक ऐसा मतलब एग्रीकल्चर कल्चर बनाना है जो कि सेल्फ सस्टेनेबल हो, होम ग्रोन हो, और नो कॉस्ट मेथड हो, उसका कोई पैसे ना लगे। और इसलिए इसको बोला जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। प्रॉपर नेचुरल तरीके से हो रही है, केमिकल्स का तो यूज ही नहीं हो रहा है, इट इज अ केमिकल फ्री फार्मिंग टेक्निक। जीरो बजट ऐसे ये सारी चीजें आपको अपने आसपास के इलाकों में मिल जाएंगी फ्री तरीके से, जहां पर खेती बाड़ी होती है, जहां पर खेत अवेलेबल है। तो जीरो बजट तो हमें समझ में आ गया, पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन ये नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, आओ उसको सीखते हैं। नेचुरल फार्मिंग एक एग्रो इकोलॉजी वाली टर्म है। एग्रो इकोलॉजी मतलब क्या मतलब है? खेती बाड़ी हो रही है और पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी जा रही है। याद रखना, जब भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हुए जो एनवायरमेंट होता है उसके अंदर नो चेंजेस। अब ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि कोई चेंज ना हो, इसलिए हम यहां पर हमेशा लिखते हैं नो चेंजेस और वेरी लिटिल चेंजेस। अगर ये विटनेस्ड हो तब हम उसको कहेंगे इट इज अ कंसेप्ट नोन एज एग्रो इकोलॉजी। तो नेचुरल फार्मिंग एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड फार्मिंग सिस्टम होता है जिसमें वी इंटीग्रेट ट्रीज, पेड़ पौधे लगाने। इसका पर्पस ये होता है, देखो पेड़ पौधों से आपको प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी जो कि इंसान यूज कर सकता है। देखना ट्रीज का यहां पर पर्पस क्या होता है, मैं 1 मिनट के लिए चलो ठीक है लिख रहने देते हैं इसको। यहां पर आपको डेली यूज की कोई ना कोई चीजें मिल सकती हैं पेड़ से, इसलिए पेड़ यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब डेली यूज की चीजें जैसे क्या हो सकती हैं? बहुत कॉमन जो है वो तो है आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके अलावा कुछ कुछ लीव्स एंड इवन वुड स्टिक्स। वुड स्टिक्स का वर्ड मैंने क्यों यूज करा? जैसे आप बैम्बू के कंटेक्स्ट में देख लो,
ये बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आप आप एक चीज जानते हो, कई देसी लोग आज भी अपने दांतों को मजबूत करने के लिए, कभी आपने टर्म सुना जो मैं बोले जा रहा हूँ, नीम का दातुन यूज करते हैं। नीम की लकड़ियों का छोटा छोटा एक वो लकड़ियां होती है छोटी सी, जिसको आप चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो सुबह ब्रश करने से पहले या ब्रश करने के बाद, और उससे आपके दांत भी बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। और कोई मतलब आपको येलो टीथ नहीं होते हैं आपके, स्ट्रांग रहते हैं टीथ आपके। और जो मसूड़े होते हैं वो भी आपके मतलब वो उनमें से खून नहीं निकलता कभी। कुल मिलाकर आपका जो माउथ है बहुत बहुत स्ट्रांग रहता है, और बहुत हेल्दी सिस्टम, हेल्दी इकोसिस्टम रहता है आपके माउथ का बहुत ज़्यादा। जानते हो नीम के दातुन कभी सुना है, कभी करा है, कभी देखा है? ब्रश की तरह यूज कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ब्रश करने से पहले कर लो, या ब्रश देखो ब्रश करने से पहले इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उससे ऑब्वियसली पता है आपको फ्रेशनेस नहीं मिल सकती है ना। अब बिस्मे को अगर डेट पे जाना है तो सिर्फ वो नीम का दातुन करके नहीं जा सकता ना। नीम दातुन दिमाग है, देखो कह रहा उस पर पेस्ट लगा लेंगे। गर्लफ्रेंड बना लिया मैं, इसने मैं बता रहा हूँ। बिस्मे स्पेशली इसको इंपोर्ट करवा रहा है अमेजन से। तो ये होता है नीम का दातुन। अच्छा, ओके। तो ये ट्रीज आपको ये सब दे सकता है। अच्छा, एक और चीज होती है, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। जैसे नीम का दातुन होता है ना, ऐसी ना एक अखरोट की छाल भी होती है। हालांकि उसको करने के बाद आपका पूरा मुंह लाल हो जाता है, पान के जैसा अगर आपने पान खाया हो। इसका जिक्र मैं आपसे कर चुका हूं उसमें PMFIS में। तो जो वॉलनट का जो पेड़ होता है ना, तो वॉलनट ट्री का वो क्या कहेंगे उसको, हाँ, ये होता है ग्रीन दंदासा, वॉलनटरी बार्क। इसको भी ना, फॉर देखो अपने आप आ गया ना, फॉर टीथ। इसको भी दांतों पे रगड़ा जाता है, और जितना नीम से फायदा मिलता है ना, उससे कम से कम मैं बता रहा हूं आपको 30 to 40% ज्यादा इससे फायदा मिलता है। थोड़े टाइम के लिए, कुछ देर के लिए, हल्के से कुछ देर के लिए आपके जो दांत होते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसा कि आपने पान खाया हो। लेकिन फिर भी अगर आप नेचुरल छाल को अगर रगड़ो, या फिर आप ब्रश लगा के एसएस का जो पाउडर आजकल मिलते हैं आप इसको रगड़ो, और आपको मसूड़ों की, सेंसिटिविटी की, दांत पीले पड़ने की, कमज़ोर होने की, दांत में झंझनाहट होने की, जिसको अगेन सेंसिटिविटी बोला जाता है, ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप चाहो तो नौटंकी के लिए ऐसी ब्रांडेड चीज़ें मंगवा सकते हो, या फिर आप लोकल राशन की दुकानों पर जाकर 10-5 रुपए का ये लेकर आ सकते हो। ठीक है, यही आपको 337 का मिल रहा है, और यही आपको जाकर 5, 10, 15 रुपए का मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। ट्रीज से तो आपके डेली यूज की, इसलिए मैंने आपको चीज़ें बता दी। क्रॉप्स ना, यहाँ पर क्रॉप्स की जो बात करी जा रही है वो प्रॉपर फसलों की बात करी जा रही है। प्रॉपर जैसे आपके यहाँ पर जो सीरियल्स हो गए, आपके आपकी पल्सेस हो गई। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वैसे यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन वो हम ट्रीज में ही काउंट कर रहे हैं एक तरीके से। और इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ स्टॉक। जरा मुझे कोई डिफरेंस बताएगा कि मिक्स फार्मिंग और कमर्शियल एग्रीकल्चर में फर्क क्या होता है? हाँ, उगाया नहीं जाता, मतलब ग्रो करा जाता है, रेज करा जाता है। हाँ, लाइफ स्टॉक का ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इसमें कि सुअर के बच्चे डाल दिए मिट्टी के अंदर, वो एक बड़ा सुअर बन जाएगा। ठीक है। उसको उसको रेस कर जाएगा। कोई बात नहीं, मैं टर्म्स बस बता रहा था मजाक के लिए, कोई बात नहीं, आप सही बोल रहे हो। और उसमें और कमर्शियल एग्रीकल्चर में जर्नली वहां पर फोकस ना, जर्नली मार्केटिंग के लिए, उसके लिए वो क्रॉप्स पर होता है, जर्नली बता रहा हूं। ठीक है, जैसा कि हमने यहां पर एक डिफरेंस देखा था, अगर आपको याद हो। हम लोग इधर चलते हैं, और क्या भेजा मयूरी? अच्छा, बैम्बो को यूज सरकार कैसे कर रही है?
India plans to replace steel crash barriers on highways with bamboo in an effort to improve safety and reduce construction costs. The technology, which is patented in India and meets European safety standards, is expected to bring down the cost of constructing highways by up to 20%. ठीक है भाई, घर भी इसी से बनवा लेंगे. अब यहाँ पर देखो, मैं आपको पहले डिफरेंस बताता हूँ ज़रा, इसको देखो. मिक्स फार्मिंग मैंने आपको बताया था, मल्टीपल क्रॉपिंग से ये, या फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर. बेसिकली कमर्शियल एग्रीकल्चर को छोड़ो, मल्टीपल क्रॉपिंग से, जैसे यहाँ पर ये डिफरेंस अगर आप इसी को देख लो, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल क्रॉपिंग विच इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर विद नो लाइफ स्टॉक. लेकिन जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है ना, उसके अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेचने के लिए ही यूज़ होती हैं. मिक्स फार्मिंग के अंदर हो सकता है आप ये सारी चीज़ें एक साथ ग्रो कर रहे हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका मकसद यहाँ पर जो है वो मार्केटिंग करना ही है. गारंटी नहीं है कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर, ये एसेट इज अ गारंटी. ये ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़. अब यहाँ पर आओ वापस, और मैं आपको बता रहा था ये इसके बारे में, लाइफ स्टॉक. ठीक है, ट्रीज क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक जो है इनको इंटीग्रेट करा जाता है, इनको साथ में मतलब रेज करा जाएगा, ग्रो करा जाएगा. तो नेचुरल फार्मिंग एक एग्रो इकोलॉजी बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है विच इंटीग्रेट्स ट्रीज क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक विद फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी. फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जब इन तीनों को रेज या ग्रो करा जा रहा है, ट्रीज क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी देख लो बेटा, इन्वायरमेंट के अंदर मैंने आपको क्या बताया, या तो कोई भी चेंजेस ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, और ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली लिखने के लिए कुछ भी लिख दें, या फिर बहुत ही कम चेंजेस हो. समझ रहे हो, बहुत ही कम चेंजेस हो. इट डज नॉट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स. कोई केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स हमें यूज नहीं करने, कोई पेस्टिसाइड्स हमें यूज नहीं करने सॉइल के ऊपर, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. याद है ना ये रूल, अगर जीएम क्रॉप्स को हम यूज करें तो वो भी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैटेगरी से हट जाता है. और ये तो पता ही है ना, पेस्टिसाइड्स और जहां फर्टिलाइजर्स की बात आ गई तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ही नहीं. ये भी ना केमिकल फ्री फार्मिंग है. ठीक है, मैं शुरू के तुम इंट्रोडक्शन मिस कर दी, तो टाइम पर आया करो. ठीक है, गर्लफ्रेंड को टाइम बाद में दिया करो. तो इट रिलाइज, हाँ बेबी मैं क्लास लेने जा रहा हूँ यार, थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ आपसे, लव यू बोल दो. तो इट रिलाइज अपॉन क्रॉप रोटेशंस, यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल मैन्योर्स, लेग्यूम्स एंड ग्रीन मैन्योर्स. तो किसके ऊपर ये रिलाई करता है, क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन से क्या चीज बरकरार रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी. क्या कह रहे हो शाइनी, किसने कहा, शेरा कुछ बोल रहे थे. हाँ अनवांटेड प्लांट, देखो हाँ, फिर उसका प्लांट फर्टिलिटी, हाँ ठीक है. और वो अनवांटेड प्लांट्स नहीं होते, अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहते हैं, वीड्स. वीडीसाइड्स तो वो दवाइयाँ होंगी, वो मतलब जो कि बिस्म ना उसको मारेंगी. अच्छा मुझे को बताओ, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, चलो दोनों चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ. सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड जिस चीज़ पर है वो, अगर किसानों को नॉलेज नहीं है, उनकी अज्ञानता है, दे आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि कितनी बोरी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करनी है, तो इफ्को ने इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी निकाली है, नहीं पहले नैनो यूरिया. उसके बाद अगर आपको न्यूट्रिएंट जो है सॉइल के उसको अपहोल्ड करना है और आप नहीं चाहते कि उसकी लीचिंग हो, तो उसके लिए एक यूरिया किस फॉर्म में यूज करा जा सकता है, नीम कोटेड. इससे क्या हम कीटनाशक को भी मार सकते हैं, जो मतलब एक तरीके से कीटनाशक के तौर पर भी काम कर सकता है, ये पेस्ट को मारने के काम आ सकता है. बिल्कुल. और अगर ये फूड चेन के अंदर एंटर कर जाए तो इससे कोई नुकसान होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होता है, नहीं इससे होता नहीं है नुकसान, यही तो ऑर्गेनिक है. ठीक है, तो इट रिलाइज ऑन क्रॉप रोटेशंस, यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू. यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू कैसे, मैंने आपको भूस दिखाया था, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वीट हस्क. वीट हस्क, ठीक है, वो किसी भी चीज का सकता है बॉस. जनरली सेंट्रल इंडिया,
नॉर्दर्न इंडिया या कहीं पर भी, मतलब हमारे ओवरऑल इंडिया में जनरली बता रहा हूं मैं, यूज होता है वो व्हीट हस्क यूज होता है। दक्षिण भारत के अंदर कभी कभार राइस हस्क भी यूज होता है। एनिमल मैन्योर, लेग्यूम्स, इससे हमें कैसा फर्टिलाइजर मिलेगा श्रेया? फर्टिलाइजर पूछ रहा हूं कैसा मिलेगा। हाँ नहीं, फर्टिलाइजर बताओ ना, नाम बताओ उसका। भूल गए? बायो फर्टिलाइजर। एनिमल से, ये एनिमल्स कह रहा हूँ, सॉरी, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बन रहा है ना ये, वो बना रहे हैं ना, जो उसके अंदर राइजोबियम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो मिलकर बना रहे हैं। एंड ग्रीन मैन्योर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पत्तियों वगैरह को दफन करके रख दो 6-7 महीने के लिए, सब्जियां, सड़े हुए फल। चाय की पत्ती के बारे में भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ये लोग यही तो करते हैं। पता है शैनी क्या होता है, जहां पर टी और ये जो कॉफी प्लांटेशन होती है ना, अब जरूरी तो नहीं है यहाँ पर पत्तियों की जो चेरी पिकिंग करी जा रही है शैनी की सभी अच्छी हो, तभी तो इतनी सारे लोगों को डिप्लॉय करा जा रहा है। जनरली औरतें औरतें आप देखते हो गूगल इमेजेस के अंदर कितनी टोकरियां ले लेकर आ रही है, चेरी पिकिंग कर रही है पत्ती की। सारी पत्तियां तो अच्छी नहीं हो सकती ना मयूर, कुछ तोड़ तोड़ कर उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये सारी जो खराब पत्ती है ना, इसको अलग बास्केट के अंदर रख दो। उसको कहीं और जगह पर जाकर क्या करा जाता है श्रेया, गाड़ दिया जाता है। 6-7 महीने के बाद वो कैसा मेन्योर बन जाएगा? ग्रीन मेन्योर। उसको फिर चाय के बगानों में और कॉफी के बगानों में डाल दो, फर्टिलिटी रीगेन होगी। बिल्कुल होगी। अच्छा, वीट से दिक्कत क्या होती है? वीट्स भी तो एक प्लांट होते हैं, उगा रहने दो ने। यस, यानी कि वो कॉर्डियल रिलेशन में नहीं रहते मेन प्लांट के साथ, उनका न्यूट्रिशन निचोड़ते हैं, राइट? तो नेचुरल फार्मिंग जो है, इट इज बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स नेचुरली, जस्ट द वे प्लांट ग्रोज इन फॉरेस्ट। नेचुरल तरीके से प्लांट की ग्रोथ को सुनिश्चित करना है, जिस तरीके से जो प्लांट्स हैं जंगल में ग्रो करते हैं, बिल्कुल वैसे। ओके, चार पिलर्स होते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। ये याद रखना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। बीज अमृत, बीज मतलब सीड, सीड ट्रीटमेंट विद काउडंग एंड यूरिन, मतलब जब एक मिट्टी के अंदर अगर किसी सीड को, किसी बीज को बोया जा रहा है, तो उस मिट्टी की सिंचाई किससे करी गई है? गाय के गोबर से और उसकी यूरिन से। अब यहां पर काव का मतलब लिटरली काव नहीं होता है, बफेलो भी हो सकता है, कोई भी कैटल हो सकती है। ओके, बीज अमृत समझ गए? उसके बाद जीव अमृत, इनहेंसमेंट ऑफ सॉइल माइक्रोब्स यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ काउडंग, यूरिन, जैगरी एंड पल्स फ्लोर। आपको पता है पल्स फ्लोर को तो छोड़ो, ये दाल का आटा बोल रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप आटा डालो, पार्क में जाकर कई लोग डालते हैं ना, चींटियों का सेवन करते हैं वो, सॉरी, चींटियों को सेवन करवाते हैं, ठीक है, आटा डालकर, और चींटियां आ जाती हैं वहां पर। इसके अलावा कई लोग उस आटे के अंदर गुड़ भी मिला देते हैं, पिसा हुआ। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आपके बहुत सारे काम बंदे होते हैं ना, रुके होते हैं, रिलीज नहीं हो रहे होते हैं, तो हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, आप सारे काम छोड़कर आप ये वाला काम करो। 44 दिन का उपाय होता है ये, कि आप छोटा सा गुड़ पिसा हुआ, या उसके अंदर चीनी भी आप यूज कर सकते हो, और आटा आप पार्क में जाकर डाल के और चींटियों को खिलाओ, ठीक है? काउडंग, यूरिन, जैगरी एंड पल्स फ्लोर, इनको मिलाकर क्या करा जा रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, जिस भी जगह पर गुड़ डाला जाएगा और आटा डाला जाएगा, आटे को भी हटाओ, आप इतना तो जानते हो, अगर
किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी मीठी चीज डाली जाए, ये कीड़े मकोड़े भिन भिनाते उसके ऊपर चले आते फीड करने के लिए। जब वो चले आएंगे उनको खाएंगे तो वो भी अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज करेंगे। और अगर आप उस फील्ड को उस पर बिछा दोगे तो फिर वो वहीं रहेंगे और वहीं अपना वेस्ट मटेरियल जो है जनरेट करेंगे। इनसे हमें करना क्या है, गोबर को यूज करके, गाय भैंसों के मलमूत्र को यूज करके, गुड़ को यूज करके और आटे को यूज करके हमें करना क्या, हमें किसकी संख्या बढ़ानी है, हमें सॉइल के माइक्रोब्स की संख्या बढ़ानी है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा बायो फर्टिलाइजर। नेचुरली जमीन जो है वो रेडी होगी। और एक ऐसी मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है जहां पर माइक्रोब्स हो या फिर माइक्रोब्स ना हो। माइक्रोब्स होना यानी कि मिट्टी का क्या इशारा होता है कि मिट्टी जो है इट इज इन इट्स लाइवली फॉर्म, बहुत उपजाऊ है, फर्टाइल है, तभी तो माइक्रोब्स वहां टिके हुए हैं। राजस्थान की धरती में मिलेंगे क्या माइक्रोब्स आपको डेजर्ट में, या सारा डेजर्ट में अफ्रीका में? उसके बाद मल्चिंग, कवरिंग सॉइल विथ क्रॉप्स और क्रॉप रेसिड्यू टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। देखो ये भी तो हो सकता है ना, हो क्या सकता है, जून जुलाई की गर्मी अगर आप देखो, आप एक बार के लिए खेत को छोड़ दो, आप नॉर्मल पार्क को कंसिडर करो। जब भी हम छोटे में मयूर, बिस्मय, श्रेया, शाइनी, हम लोग क्रिकेट खेलते थे या पार्क में जाते थे शाम को, तो किसी भी गार्डन के अंदर जो भैया होते हैं, कहीं पर भी अपनी स्कूल की बात कर लो या ब्लॉक के पार्क की बात कर लो, वो पानी मार जाते थे। तो हमें लगता था शाम तक पता नहीं यार ये पार्क की यार ये जो वो है मिट्टी सूखेगी कि नहीं सूखेगी, हम खेलेंगे कैसे क्रिकेट वगैरह। लेकिन गर्मी इतनी होने के कारण वो सूख जाती थी, राइट। अब अगर इतनी बड़ी एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो डायरेक्ट सनशाइन की चपेट में है, तो सूरज की किरणें अगर उस पर पड़ेंगी तो उसका मॉइस्चर जो कंटेंट है, जो नमी है उसके अंदर, वो जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं। अब यहां पर अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है तो हमें तो फिर आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी से भी तो बचना है। अगर अपनी जेब से पैसा लगाकर ट्यूबवेल्स और मोटर पंप्स को अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये जीरो बजट कैसे हुई नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग तो है, लेकिन जीरो बजट कैसे हुई बताओ? फिर तो नहीं होगी जीरो बजट अगर अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जमीन में जितनी भी नमी है, मिट्टी में जितनी भी नमी है, जितना भी पानी है उसके पास, वो प्रिजर्व रहे, वो ना उड़े सूरज की गर्मी की चपेट में आकर, उसका इवेपोरेशन ना हो। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को कवर कर देते हैं क्रॉप से और क्रॉप रेसिड्यू से, ताकि सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहे। अब क्रॉप रेसिड्यू से कवर करने का एक आपको बहुत बढ़िया फिनोमेना बताऊं मैं आपको, कि क्रॉप रेसिड्यू से आप किसी भी चीज को कवर कर दो और क्या सच में ऐसा होता है कि इवेपोरेशन नहीं होगा? बिल्कुल। क्या होता है मयूर, भूस के कमरे के अंदर, भूस के कमरे के अंदर ठंडा पानी करने के लिए कभी कभार बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एमपी यूपी में या जहां पर भी खेती बाड़ी होती है, जो भी फेमिलियर इस कंसेप्ट के साथ, भूस के कंसेप्ट के साथ, बीट हस्क, राइस हस्क, जहां पर भी कमरा होता है या भूस भरा होता है, आप बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां लेकर आओ और उसके बीच में ठूस दो। जब भी आपको बर्फ की रिक्वायरमेंट है, उस भूस को हटाकर फिर बर्फ को तोड़कर पानी में मिला लो धोकर। अगर सुबह शाइनी जून जुलाई की गर्मी जैसी एमपी में, जैसे एमपी में पड़ती जितनी गर्मी मध्य दिल्ली में पड़ती है, यूपी में पड़ती है, इतनी गर्मी के अंदर अगर बिस्में भूस के कमरे के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर, अगर ऐसे टेम्परेचर के अंदर अगर आप बर्फ को रख दो, मयूर सुबह 6 बजे की रखी हुई बर्फ रात को 8 बजे तक वैसी ही मिलेगी आपको, हल्की फुल्की, मतलब वो मेल्ट होगी, हल्की फुल्की, बहुत हल्की सी, लेकिन वो बर्फ आपको इंटैक्ट मिलेगी, काइंड ऑफ 85% वो वैसी होगी जैसे आप उसको छोड़कर गए थे। यानी कि उस भूस ने इवेपोरेशन का साथ नहीं दिया ना, नहीं होने दिया ना इवेपोरेशन, बचा लिया ना उसको, ढक लिया ना उसको। और जबकि आप जानते होगे नमक इस प्रक्रिया में विनाशकारी होता है, इसलिए शायद यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग ना अपने घरों से जब बाहर निकलते हैं, जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, वो सॉल्ट बॉटल अपने साथ लेकर
चलते हैं, नमक बिखराते चलते हैं ताकि जो बर्फ है वो जड़ जाए इधर से उधर। पता है मेरी चीज आपको? नमक जब तक नहीं डाला जाता है तो बर्फ ऐसी होती है, जिस जगह पर आप नमक डाल दो अपने आप बर्फ खिसक जाती है। ये शाइनी, ये देखो, मैन्युअली स्प्रेडिंग सॉल्ट ऑन रोड्स टू क्लियर स्नो। लोग यहां पर लेकर चलते हैं ऐसी बॉटल अपने साथ, कश्मीर में भी लेकर चलते हैं। ये तो चलो बाल्टी लेकर चल रहा है पागल, लोग अपने साथ छोटी छोटी बॉटल्स लेकर चलते हैं। वो बॉटल्स ही लेकर चलते हैं, मतलब देखो शानी उधर क्या होता है, वो ना मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है कि वो बॉटल्स लेकर चले हुए हैं हर जगह की बर्फ जो है पिघलाते पिघलाते, मतलब वो जस्ट डालेंगे और बर्फ जड़ जाएगी। ये हर किसी की ना वहां पर एक थोड़ी सी मयूर रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप होती है कि थोड़ा सा नमक आप लोग छिड़कते चलोगे तो बर्फ क्लियर हो जाएगी। तो जो स्नो साफ करने वाले आएंगे फटाफट से, मतलब वो अपनी वो जो नहीं होता काइंड ऑफ जैसे वो ट्रॉली लगाएंगे और उठाएंगे और बर्फ एकदम से उठ जाएगी, वो उनको भी साफ करने में आसानी रहेगी। भारत का आदमी हो शाइनी, वो कहे मैं क्यों खर्चा करूं नमक का, 10 रुपए का आता टाटा नमक। ठीक है, ये वाला काम लोग करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में ये वाला काम होता है, हिमालयन बेल्ट में ये वाला काम होता है, और जम्मू एंड कश्मीर में ये वाला काम होता है जहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। रोहतांग पास में ये वाला काम होता है, लोग नमक की बॉटल्स यूज़ करते हैं रोहतांग पास में भी। और होता है ये उधर भी होता है, गैंगटॉक में होता है, सिक्किम में होता है, वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है ऊपर काफ़ी ज़्यादा। कंचनजंगा के पास होता है, ये जहाँ पर भी बर्फीले इलाके होते हैं यहाँ पर ये वाला काम लोग नमक की बॉटल्स यूज़ करते हैं जब हैवी स्नोफॉल पड़ती है तब। और जब बर्फ़ जब जाती है और सड़क नज़र नहीं आती, गाड़ी पास नहीं हो पा रही होती, वहाँ से लोग प्रॉपर चल नहीं पाते, क्योंकि देखो हमेशा हर किसी के पास बर्फ़ पे चलने वाले जूते हों या फिर बर्फ़ पे चलने वाले जूते आपके लिए कारगर साबित हो कि आप मार्केट तक जाना, आपको कुछ सामान लेना तो आप चले ही जाओगे, आपको रोड नज़र नहीं आ रही, कुछ नज़र नहीं आ रही। बर्फ़ पे ना लोग गिरते भी बहुत बुरी तरीके से, हड्डियाँ टूटती हैं लोगों की। आप अपने आप को सोचो, जैसे आप अभी ये जो वाली चीज़ ना आपको हिमालयन ट्रैकिंग पे समझ में आएगी जब आप भारत दर्शन के टूर पर होगे। उसमें भी कई लोग अपने घुटने तोड़वा लेते हैं, हाथ तोड़वा लेते हैं, फिर वो पड़े रहते हैं एक एक महीने तक हॉस्पिटलों में। और आप ये सोचो कि पहाड़ों पे रहने वाले ऐसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आपको उनको कहीं लेकर जाना है रातों रात, भगवान ना करे कोई बीमार है या कुछ भी है, या मार्केट तक ही लेकर जाना है, और लोग भी घर में कितना रहेंगे, टहलने के लिए निकले हैं। अब ये वाली चीज़ बर्फ़ ये अच्छी नहीं होती ना, तो मतलब एक तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये याद रखना नमक की चीज़ को, नमक बर्फ़ का दुश्मन होता है। नमक आपने डाला बर्फ़ झड़ जाती है। ओके, मल्चिंग समझ गए, सॉइल का मॉइस्चर कन्वर्ट रहेगा। लेकिन देखो नमक अगर उसका दुश्मन है, लेकिन ये क्रॉप रेसिड्यू जो भूस है, भूस के दोस्त है कि दुश्मन है बर्फ का या मॉइस्चर का या किसी भी चीज़ का? ये दोस्त है, ये कंजर्व करके रख रहा है, ये बर्बाद नहीं होने दे रहा उसको। ठीक है, इसको अगर मैं दिखाऊं आपको, व्हीट हस्क एंड आइस। यहाँ आएगा नहीं, यूट्यूब पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। नहीं यहाँ नहीं आ रहा, इसको गूगल इमेजेस को समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैं अच्छे तो कुछ उसको कमांड नहीं दे पा रहा, छोड़ो उसको। मल्चिंग, कवरिंग सॉइल विद क्रॉप्स और क्रॉप रेसिड्यू टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। उसके बाद वा वा फासा
इसको कहते हैं वाफासा, ठीक है। ये मतलब ऐसे लिखा जाता है, जैसे लिखा है ना WAAPHA ऐसे, तो उसको बोला जाता है ऐसे, वाफासा, ठीक है। क्या होता है ये? बिल्डिंग सॉइल ह्यूमस टू इंक्रीज सॉइल एरेशन, ठीक है। सॉइल ह्यूमस हमें बिल्ड करना है ताकि इससे मिट्टी के अंदर जो उसकी एरेशन कैपेसिटी है वो बिल्ड हो सके। अब एरेशन वर्ड इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन और नॉट? यस, इंट्रोडक्शन ऑफ एयर इनटू अ मटेरियल, इंट्रोडक्शन ऑफ एयर इनटू मटेरियल, उसको कहते हैं एरेशन। अब सॉइल एरेशन का मतलब क्या है? इसके जो पार्टिकल्स में जो इंटरस्पेसिंग है ना, इंटरस्पेसिंग, वहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या फिर हवा जो है वो एटलीस्ट अवेलेबल रहे। जैसे गोडाउन के अंदर भी ना, जो ये गोडाउन होते हैं ना जहां पर अनाज रखा जाता है, वहां पर भी वेंटिलेशन क्रिएट करी जाती है, क्योंकि वरना वो सड़ जाएगा, हवा नहीं लगेगी किसी भी चीज को। तो हवा लगना आपको पता ना किसी भी चीज के लिए जरूरी होता है। जैसे बारिश के दिनों में जो कपड़े हैं आप वो कमरे में पंखे के नीचे रखोगे, लेकिन एक विंडो तो खुली रखोगे ना, वरना आपके कमरे के अंदर ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि जैसे ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा वेपर वेपर भर गया आपके कमरे के अंदर। इसी को तो कहते हैं कि कमरे के अंदर कितनी उमस भरी हुई है, राइट। और वो उमस कैसे निकलती है? आप खिड़कियां खोल दो, क्रॉस वेंटिलेशन, ऐसी निकलती है कि नहीं? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग सॉइल ह्यूमस टू इंक्रीज सॉइल एरेशन। मान लो मयूर आप 10 दिन की कई ट्रिप पर गए, कमरा बंद करके गए थे, आप वापस आओगे तो एक उमस उमस सा फील होता है कि नहीं होता है? खिड़कियां खोली रखनी पड़ती है उसके बाद कुछ घंटों के लिए, तब जाके निकलता है वो चीज। तो इट इंक्लूड्स 3 मेथड्स ऑफ, यहां पर तो ये तो 4 पिलर्स हो गए इसके। बीज अमृत, यहां पर हमें सीड्स को जब पटकना है जिस जमीन पे, वहां पर काउ डंग और काउ यूरिन से सिंचाई करनी है, मतलब कैटल यूरिन कैटल डंग से सिंचाई करनी है। जीव अमृत, सॉइल माइक्रोब्स को बढ़ावा देना है, उनको बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेंगे, इनकी तादाद कैसे बढ़ेगी? हमें एक इनके लिए खाना प्रिपेयर करना है। उस खाने की थाली के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए: काउ डंग, यूरिन, जैगरी एंड पल्स फ्लोर। या कोई भी आटा हो सकता है, यहां पर तो उन्होंने दाल का आटा लिखा है, कोई भी आटा हो सकता है। मल्चिंग, सॉइल को कवर करना विथ क्रॉप्स एंड क्रॉप रेजिड्यू। अब वो पता है पल्स फ्लोर से क्यों करा जाता है? पल्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये कॉम्बिनेशन में जब मिलाया जाता है ना दाल के आटे को, तो न्यूट्रिशियस वैल्यू जो उसकी होती है मिट्टी की, वो बढ़ जाती है। अब उस पर जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं ना, या फिर माइक्रो जो भी वीट करते हैं, तो वो बेहतरीन माइक्रोब्स होते हैं। एक्चुअली हमें माइक्रोब्स भी यहाँ पर, मतलब माइक्रोब्स को तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हो कम स्ट्रेंथ वाले हो, माइक्रोब्स तो नेकेड आई से आपको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि माइक्रोब्स को बेस्ट टू बेस्ट न्यूट्रिशन मिले, भर भर के वो खाएं, भर भर के वेस्ट डिस्चार्ज करें, जिसकी वजह से हमें बायो फर्टिलाइजर्स मिले। मल्चिंग, कवरिंग सॉइल विद क्रॉप्स और क्रॉप रेसिड्यू, ताकि सॉइल का मॉइस्चर कन्वर्टर है, उसकी नमी जो है वो बरकरार रहे, सूरज की गर्मी में, सूरज के तापमान में वो नमी बाहर ना निकल जाए। और वाफासा, बिल्डिंग सॉइल ह्यूमस टू इंक्रीज सॉइल एरेशन। उसके अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी या जो वो चीज इंटरस्पेसिंग पार्टिकल्स की जो इंटरस्पेसिंग, उसके अंदर एयर वगैरह को हमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। इट इंक्लूड 3 मेथड्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताओ, जब आप बीज अमृत, जीव अमृत, मल्चिंग और वफासा को यूज कर रहे थे, आपका कोई भी पैसा खर्च हो रहा है? काइंड ऑफ कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हो आपके, बहुत ज्यादा? जीरो बजट का यानी कि मतलब इसका ये नहीं होता कि सच में आपके 0 रुपए लगेंगे। ये कंसेप्ट है कि जिसमें आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे आप देखो ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हमने पढ़ी थी श्रेया, हमने इसकी एक लिमिटेशन जानी थी ना कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं और इनपुट कॉस्ट भी फार्मर्स को ज्यादा आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ZBNF से, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से क्या चीज अलग बना रही है कि ZBNF के अंदर पैसे खर्च नहीं हो रहे बंदे के। यहां पर देखो ना, ये वाला जो पॉइंट था, इनपुट प्राइसेस, ये भले ही लोअर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो भी आपको चीजें होती हैं, जैसे जो भी आपको मेन्योर वगैरह जो पटकना है, कभी कभार बहुत बहुत बार ऐसा हो सकता है
कि आप वो चीज़ अपने खेत पे खुद से प्रोड्यूस ना कर सको, खुद से ना ला सको। वहां पर आपका मतलब आपको काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। हम ZBNF के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंपेरिजन में और भी कम इन्वेस्टमेंट हो बंदे की। अब ये कहो कि जीरो होगी, तो भाई जीरो नहीं होगी। किसके घर पर आप में से बताना चाह रहा कि नेचुरली हमारे घरों में गुड़ उगाता है, या फिर जो आटा है वो नेचुरली आ जाता है? अगर आपको अगर सॉइल के अंदर ये मिलाना है सॉइल माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए, ये तो खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा, जैगरी और पल्स फ्लोर, है ना? और क्या गुड़ क्या सस्ता, बहुत सस्ता आता है क्या? बहुत सस्ता, कि 5 रुपए का भर भर के टंकी आ जाएंगी आपकी गुड़ की। खेत पे डालने के लिए समझ रहे हो कितना गुड़ लगेगा? और आटा, आटा सस्ता होता है किसी भी चीज का हो। वीट का आटा बल्कि सबसे चीप होता है। उसके अलावा आप किसी भी चीज का, आप मक्के का आटा लेने चले जाओ, बाजरे का आटा लेने चले जाओ, वो दाम उसके हैवी होते हैं। और ऊपर से दाल का आटा, दालों के रेट क्या चल रहे हैं आपको नहीं पता, या क्या चलते हैं, है ना? आसान है उसके ऊपर पूरे खेत के अंदर आटा बिखराना गुड़ के अंदर मिलाकर। तो इट इंक्लूड 3 मेथड्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट: अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र एंड नीमास्त्र। मयूर, ये टर्म्स सुभाष पालेकर जी ने दी है, मोदी ने नहीं दी है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। हमेशा बीजेपी की और ये जब से मोदी स्कीम्स आती हैं तब से उनकी शनि आदत रहती है ना कि ऐसी टर्म्स वो यूज़ करते हैं, हिंदी वाली और ये वाली। तो ऐसा मत समझना ये करंट गवर्नमेंट स्कीम की पॉलिसी है कुछ है, उन्होंने टर्म्स दी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या? किस में, एनसीईआरटी में? अच्छा। रामायण महाभारत और वेद है, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब? अच्छा, हुआ है ना। बुरा जो वेखण में चला बुरा न मिलिया कोई है, जे में आपो वेख्या मुझसे बुरा न कोई। तो बीज अमृत, जीव अमृत, मल्चिंग और वफासा, ये पिलर्स हैं ZBNF के। लेकिन 3 मेथड जो इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट के हैं वो हैं अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र। अब ये क्या होता है, ये जो मेथड्स है किसको भगाने के लिए? ये कीटनाशक की तरह यूज हो रहे हैं। दीज मेथड्स इंक्लूड डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ काउ यूरिन, काउ डंक, ग्रीन चिली, टोबैको, गार्लिक एंड नीम। जिसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के जाए ना, ये सब मिक्स करके खिला देना उसको। अरे ये हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ उसको मिक्स करके। उसको तभी तो कह रहा हूँ, यही यही मेरे को, इसलिए मुझे तुम ही टारगेट पे थे, इसलिए मेरे पता है इस बात के लिए। कौड़ंग भी लिखा हुआ, कह रहा सब्जी। तभी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खिला के देखना ये वाली चीज़, वो तुम्हें छोड़कर किसी और की कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है? टॉक्सिक हो जाएगी वो, सही बात है। देखो इसके अंदर करना क्या है, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड बना रहे हैं नेचुरल तरीके से। देखो ना, कड़वापन नीम का कीड़े नहीं आएंगे, कभी कभार गार्लिक की बदबू से भी नहीं आते हैं कीड़े। और गार्लिक में जो भी आपको लगेगा अरे गार्लिक से कैसे कीड़े नहीं आते हैं, दही प्याज और लहसुन के अंदर तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं माइक्रोस्कोप से, अगर आप कभी आप देखो वो अच्छे होते हैं, वो अच्छे कीटाणु होते हैं। आपको पता है अगर आप एक फल का, लहसुन होता है ना गार्लिक, इतना पता ना सबको कि गार्लिक का मतलब लहसुन होता है। अब वो स्मेली बहुत होता है, लेकिन अगर आप उसका एक फल का खाने के बाद कच्चा ऐसे ही गटक लो पानी के साथ, आपके कभी भी जो हार्ट अटैक हो जाता है, जब ये नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, वो कभी भी नहीं होगी। वो आपका खून पतला बनाता है ऐसे करके। हाँ, सर्दी भी नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में खाओगे तो नाक फूटेगी और चेहरे पे पिंपल्स निकलेंगे। ये बहुत नेचुरल तरीका होता है कि अगर बंदा हफ्ते में सिर्फ 2 बार रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीकर सो रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बड़ा होता है संसार का वो, और कच्चा गार्लिक का एक फल का आदत बना ले वो अपनी,
कि सर्दियों में स्पेशली, गर्मियों में भी मौसम के हिसाब से, बॉडी की तासीर के हिसाब से ऐसी एक बारी गटक ले बस, उसके बाद भले ही ब्रश करके सो जाए। लेकिन उस बंदे को कुछ भी बीमारी हो सकती है, कभी हार्ट रिलेटेड डिसीज, लंग रिलेटेड डिसीज, या फिर स्टमक क्लेंजिंग, लंग क्लेंजिंग, इसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस पर्सन को कभी भी। खून पतला बनाता है, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, चेहरे पे चमक बढ़ाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। टोबैको, अब इससे क्या होगा जब ये मिलाया जाता है ना, देखो, जलती हुई टोबैको या भुजी हुई टोबैको ना हमेशा एक तरीके से कीटनाशक का काम करती है। मैंने आपको पीएमएफआईएस के लेक्चर में बताया था, सिगरेट पीने के सारे दुष्प्रभाव हैं, सारे। सिगरेट पीने का लेकिन एक फायदा होता है, बताओ क्या? जो आपके ऊपर नहीं निकलेगा, जो पी रहा है उसके धुएं से जो है वो प्रभाव निकलेगा। वो क्या है? पर्यावरण के अंदर जितने भी आसपास हमारे ये जो टॉक्सिक बैक्टीरिया और ये सब जो घूम रहे होते हैं हवा में, ये मर जाते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है इसमें, लोगों ने कोरोना भगाया दारू पी पी के। लिख मत देना, ये गलत ज्ञान है ये, है ना? दारू पी लेते, विस्की पी लेते, बॉडी के अंदर गर्मी आएगी, कोरोना भाग गया। लेकिन टोबैको, ये वाली बात मैं आपको रियल बता रहा हूं कि टोबैको जो होता है, जो तंबाकू होती है, सिगरेट के अंदर भी तो तंबाकू यूज होती है कि नहीं होती है? हुक्के के अंदर टोबैको यूज होता है कि नहीं होता है? आप इसको जलाओ और आसपास को जो आपका वो जो पूरा पर्यावरण होता है ना, वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध इन द सेंस किससे? माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, इन सब से बिल्कुल वो हो जाता है। किसी ने छींक रखा हो, कुछ रखा कर रखा हो, और बगल में कोई बंदा हुक्का पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो असर नहीं होगा, वो मर जाएंगे वैसे ही उसके कांटेक्ट में आकर सिगरेट के धुएं में। ये फायदा होता है, ठीक है? ग्रीन चिली, ठीक है, ये आप जानते हो, हरी मिर्च, काउडंग और काई यूरिन, इनसे मिलाकर ये क्या बनाया जा रहा है? इंसेक्ट पेस्ट। अब एक बताओ, अग्नि अस्त्र, ग्रीन चिली, आग लगेगी कि नहीं लगेगी? ब्रह्मास्त्र, ठीक है, नीम अस्त्र, नीम को बोला जा रहा है, ब्रह्मास्त्र, बाकी सारी चीज़ों को मिलाकर आप इमेजिन कर लो। तो इसका क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे? ये है ब्रह्मास्त्र से बी, अग्नि अस्त्र से ए और नीम अस्त्र से एन, बैन, ठीक है? श्रेयस का कुछ बनाकर देना मुझे, ठीक है, टाइम निकाल कर, या जो भी है, BIGEMU जैसा भी आपको ठीक लगे, इसका कुछ मुझे बनाकर देना याद करने के लिए। बैन तो इसका हो गया, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े भगाने हैं तो ये बैन हो गया। नहीं नहीं, ये मैं इसका ले रहा हूँ काउंट में, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ये नीम। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये कैसे पोल्ट्री में यूज है, गार्लिक का, मुर्गियों को खिलाने के लिए। तो शरीर शरीर में जो लग जाते हैं। अच्छा, गार्लिक स्प्रे होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, से कीड़े नहीं लगते होंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो उसके वो बेसिकली उनके पंखों फिर खा जाते होंगे, है ना? झड़, जो उनके शरीर झड़ने लग जाता होगा, स्किन दिखने लग जाती होगी, रैशेज हो जाते होंगे बिना उसके, है ना? अच्छा, समझ गया समझ गया। वो टकले हो जाते हैं बेसिकली कुल मिलाकर, अगर वो मतलब खाने पे आ जाए, मतलब वॉर्म टाइप अटैक हो जाता है उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर, है ना? और फिर वो बीमारियां भी फैला सकते हैं, पैरासाइट काइंड ऑफ होते हैं। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड टॉक्सिक होने लगी, छिड़क देना उसके ऊपर। बेचारा, मतलब पता है मयूर, इसका नारा पता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा कितना कम है। बेनिफिट्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, राह चलते लोगों पे छिड़क देगा। बेनिफिट्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। बिल्कुल, देखो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे हल्के फुल्की रिड्यूस हो रही है, देखो जीरो नहीं हो रही है। अब देखो आ गया ना अपनी औकात पर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बोलकर कह रहा है रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है? कॉस्ट तो आ रही है, लेकिन कॉस्ट आने के साथ साथ जो अभी तक किसानों का एडिशनल खर्चा हो रहा था, किस पे?
कीड़े मकोड़ों के लिए मतलब कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, कीटनाशकों के लिए, वीड्स को दूर करने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को दूर करने के लिए जो वीडिसाइड छिड़क की जा रही थी, ये सब कुछ अब लोकली अवेलेबल जो चीज़ें हैं उनका मिश्रण मिलाकर एक तो 4 पिलर्स में भी नेचुरल चीज़ें हैं, और जिस जो कीटनाशक के तौर पर यूज़ करा जा रहा है बैन, यानी कि ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और नीमास्त्र, इसमें के अंदर भी नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो कम हो रही है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये महंगी का है। अगर इनका मिश्रण जो यूज़ करा जा रहा है, जैसे काउडंग, यूरिन, सॉइल माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए जैगरी फ्लोर, थोड़ा सा ये मान लो कि ये मेन पॉइंट है कल्टीवेशन का। लेकिन मल्चिंग, जो कि आपकी प्रीवियस सीजन की जो फसल बच गई थी उसके जो छिलके आपने उतारे थे हार्वेस्टिंग के बाद, भाई बिछा दो तो मॉइस्चर जो है वो रहेगा। और उसके बाद बिल्डिंग सॉइल ह्यूमस टू इंक्रीज एरेशन। अब सॉइल ह्यूमस इंक्रीज कैसे होगी? ऊपर वाले तीनों प्रोसेसेस की वजह से। ठीक है, उसके बाद इट रिक्वायर्स बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, मल्चिंग के उसमें कह रहे हो ना? हाँ, क्रॉप रेसिड्यू को बिछा दो। क्या हो गया? बोलो बोलो। यार वो वो बेसिकली ऐसा होता है, जब सॉइल को अपटर्न करते हुए ना छिड़कते जाओ, ऐसे करके फेंकते जाओ उसको। हाँ, और फिर एक बार तो सिंचाई होगी ना खेत की यार। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, है ना? नहीं नहीं, अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने आपसे यहाँ पर देखो, मैंने आपसे कोई भी आप लोगों से कोई फालतू बातें नहीं करी मैंने, कि मैं एक्स ऑर्डनरी बातें कर दूं जो खेती में इसमें होता भी नहीं। मैंने कहा देखो जेन्युइन तरीके से बताया, जीरो बजट का मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो पैसे लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? संसार में आप कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करने जाते हो ना, कुछ भी पैसे तो लगने हैं यार। चाहे आप छोटी से छोटी चीज़, आप अगर आप एक फ्रूट ग्रो कर रहे हो, अगर आप हरी मूंग की दाल को यूज़ करके उसके स्प्राउट्स बना रहे हो, तो भाई हरी मूंग तो खरीद के लेकर आओगे कि नहीं आओगे उसकी वो जड़ें निकालने के लिए? चने जो है वो स्प्राउट्स वाले चने खा रहे हो, तो चने तो खरीद के लेकर आओगे कि नहीं आओगे? ठीक है, अब यहां पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पूरे डिस्कशन में आपसे ये नहीं बोला कि इरिगेशन जो है वो यूज़ नहीं होगा बिल्कुल भी, या यहाँ पर जो किसान है वो कुछ भी करके अपने खेतों में कुछ नहीं लगवाएगा। ना ही मैंने आपको ये गलत हिंट दी कि यहाँ पर ज़मीन छोटी है बड़ी है। अरे भाई, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो 600 एकड़ ज़मीन पर भी हो सकता है, क्या दिक्कत है उसके अंदर? है ना, जिसके बाद जितनी मर्जी ज़मीन हो। पॉइंट यहाँ पर ये है, अब इतने बड़े फील्ड के लिए किसान पागल ही होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बावजूद भी वो जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहे। इट रिक्वायर्स लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो यानी कि कुल मिलाकर यहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज के तौर पर बिजली वगैरह, पानी वगैरह यूज करा जाएगा। अब वही है कि यहां पर मोटर पंप, ट्यूबवेल्स वगैरह लगवाना। एज इट फोकसेस ऑन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर रेदर देन हैवी इरिगेशन। यहां पर हमारा मकसद ये है कि सॉइल मॉइस्चर बस वो प्रिजर्व रहे, यानी कि यहां पर हमारा काम, इसका मतलब इससे भी चल सकता है, बिजली कम यूज कर लेंगे, बिजली कम यूज करेंगे, लेकिन चलो इसका सारा ले लेते हैं, ड्रिप इरिगेशन का। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स इन अरेस्टिंग द नीड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड इट रिड्यूसेस सब्सिडी बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल तरीके से काउडंग वगैरह का मिश्रण इस्तेमाल करके वो हो जा रही हैं बढ़िया तरीके से। और अगर फर्टिलिटी बढ़ानी है तो इसका मिश्रण काफ़ी है, काउडंग, यूरिन, गुड़ और थोड़ा सा क्या कहते हैं आटा। और अगर दाल का आटा हो जाए तो बढ़िया इंतजाम है। सॉइल माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, जैसे ही वो बढ़ेंगे इरिगेशन बढ़ने लगे, ये सॉरी फर्टिलिटी बढ़ने लगेगी। एंड इट रिड्यूसेस सब्सिडी बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। सॉइल प्रोडक्टिविटी भी इससे इंप्रूव होती है, क्योंकि काउडंग जो होता है इट इंप्रूव सॉइल इकोसिस्टम एंड इज ऑल्सो अवेलेबल लोकली। इट प्रमोट्स, ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? वही है, एक दूसरे के रिपीटेड पॉइंट है कुल मिलाकर, घुमा फिरा कर, है ना? सॉइल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि काउडंग जो है इट इंप्रूव इको सॉइल इकोसिस्टम एंड इज लोकली अवेलेबल। ठीक है, गाय गोबर देना थोड़ी ना बंद कर देगी। प्रमोट्स रेयरिंग ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स एज इट यूटिलाइजेस देसी कैटल एज अ वैल्यूबल रिसोर्स।
और आप ये चाहो तो वर्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इंडियन कैटल लिख सकते हो। थोड़ा सा ये वाले वर्ड ना अच्छे नहीं लगते। साउथ इंडियन कोई पेपर चेक कर रहा होगा आपको, आपका ना, तो उसको समझ में हो सकता है ना आए, ठीक है, या फिर वो ऑफेंड हो जाए इतनी सी बात पे। तो क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट, रिड्यूस रिस्क इन फार्मिंग। अभी ये वाली जो फार्मिंग है, इट इज़ क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट, यानी कि इसके लिए क्लाइमेट चेंज अगर हो भी रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो वो आप सदाबहार किसी भी मौसम किसी भी वक्त में यूज़ कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कौन सा सीज़न चल रहा है, कैसा मौसम है, और किस तरीके की आप फार्मिंग करना चाहते हो। जैसे कि एक पॉइंट ये भी होता है कि अब जो है फार्मिंग वगैरह थोड़ी सी शिफ्ट होने लगी है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से। क्या है कि जैसे श्रेया उसने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज कर रही थी। श्रेया बता रही थी मेरे को कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे हमेशा ना 13 जनवरी जो होती है, 13 जैन, वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के तौर पर लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब अगर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है और हार्वेस्टिंग की थोड़ी सी लेट हुई है, और हार्वेस्टिंग होते होते टाइम अगर लग गया है 13 फरवरी का, तो ऑब्वियसली बात है अब ये लोहड़ी का फेस्टिवल भी जो है ये सरक जाएगा आगे की तरफ। जाहिर सी बात है कि नहीं है, हार्वेस्टिंग पहले सेलिब्रेट कर देंगे, फसल की कटाई नहीं हुई है तो। मैं वही, श्रेया वही वाला पॉइंट रेज कर रही थी, मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन श्रेया ने उस दिन मुझे बहुत अच्छी इंसाइट दी। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, जो हम रिलीजन वाला पॉइंट नहीं पढ़ रहे थे कि चैप्टर के अंदर शुरू शुरू में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, तो जेंडर स्टेटस और वो सब जो पढ़ रहे थे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर रिलीजन का पॉइंट था। तो उस पॉइंट के अंदर श्रेया ने मुझे ये वाला इंसाइट दिया था, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा था ये वाला पॉइंट। मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है इसको मैंने, कि ये जो चीज़ है, ऑब्वियसली बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सोचो ज़रा कि जो रिलीजियस फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, हार्वेस्टिंग सोइंग वगैरह, उनकी भी डेट आगे पीछे खिसक जाएगी, है ना। और वो क्रॉपिंग साइकिल भी उससे चेंज होने लग जाती है। और हमें बात यही है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर बेसिकली यही कहता है कि वक्त और ज़माने और हालातों के हिसाब से चेंज होना सीखो, क्योंकि वो रियलिटी। अब देखो, आपने ज़बरदस्ती सर्दियाँ गई नहीं है लेकिन मैं गर्मियों का क्रॉप उगाऊंगा, क्योंकि मैं तो इसी महीने उगाता था, मेरे दादाजी इसी महीने उगाते थे, मेरे पिताजी इसी महीने उगाते थे। वो अब रियलिटी नहीं है यार, वो 50-60 साल में, 80 साल में ज़माना चेंज हो चुका है। हाँ बिस में आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बता रहे हो, बताओ। नुआ खाई सुना है मैंने करंट अफेयर में कहीं, ये भी हार्वेस्टिंग होता है ना। हाँ। अच्छा। अच्छा। हम्म। कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है, हाँ। अच्छा, मतलब वो मना वो ही रहे हैं उस टाइम का जबकि हार्वेस्टिंग हुई भी नहीं थी, लेकिन 4 दिन पहले जो हार्वेस्टिंग हुई है प्रैक्टिकल तरीके से, तब जाकर वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे वो। हाँ। अच्छा, अब देखो चेंज हो गया ना। अब श्रेया देख रहे हो, वो खुद बता रहे हैं कि देखो नया फेस्टिवल इंट्रोड्यूस, मतलब एक तरीके से करा गया 2.0 वर्जन इसका। देख रहे हो इंडिया में ये भी होने लगा है क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस्टिवल का दिवाली 2.0। इस साल आप देख लो, वेस्टर्न कैलेंडर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं गया जो 2 दिन ना पड़ा हो। रक्षाबंधन 2 दिन, ये 2 दिन, वो 2 दिन, हर चीज दो दो दिन पड़ी है यहाँ पर। अशुभ हो गया, हाँ, उसकी उसकी वजह से एक एक डेट आगे वो पड़ गई। और ये सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से भी होता है। आप गूगल पे कोई भी चीज डाल के देखोगे ना, वो अपने हिसाब से भी देते हैं। आपको पता ना, हमसे ये अमेरिका एक दिन पीछे चलता है। जितनी भी चीजें जो ईस्ट ऑफ वो होती हैं, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसमें टाइम आगे होता है। रेफरेंस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। हम, और हम लोग कितना आगे हैं इंडियंस, कितने घंटे, साढ़े साढ़े 5 घंटे। शाबाश। तो क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट एंड रिड्यूस रिस्क इन फार्मिंग। अब हम कंपैरिजन करते हैं जरा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो समझने के लिए हम समझ गए, हमें लेकिन प्रॉपर पॉइंट चाहिए ताकि हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग ना करनी पड़े पेपर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज की।
ये अच्छी चीज़ है कि पहले सिमिलरिटी समझा रहा है. नंबर वन सिमिलरिटी तो बहुत कॉमन है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. केमिकल फ्री फार्मिंग मेथड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर. As both the methods discourage farmers from using any chemical fertilizers and pesticides on plants and all other agricultural practices. नेचुरल तरीके से सारे पदार्थ यूज हो रहे हैं ना. काउ डंग, काउ यूरिन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो ह्यूमस क्रिएट करी जा रही है जिससे सॉइल ह्यूमस, माइक्रोब्स वगैरह, ठीक है, इनमें कोई केमिकल थोड़ी ना यूज हो रहा है. बोथ मेथड्स इनकरेज फार्मर्स टू यूज लोकल ब्रीड ऑफ सीड्स and native varieties of vegetables, grains, pulses, and other crops. Both promote non-chemical and homemade pest control methods. अभी जैसे कि आपने देखा ना, वो किसको यूज करा जा रहा है पेस्ट कंट्रोल मेथड के लिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर, श्रेया बैन को, है ना. और बैन क्या, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और नीमास्त्र, ठीक है. बोथ एम टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी by using practices which are suitable to the local environment. जैसा कि वाला जो पॉइंट था, क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट, रिड्यूस रिस्क इन फार्मिंग, ठीक है. और इधर भी मैंने आपको यहाँ पर एक इनसाइट दी थी, ये रहा फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी. मैंने बोला ना ऐसी तरीके से एग्रीकल्चर को यूज कर जाएगा. एग्रो इकोलॉजी जब मैं समझा रहा था आपको, एनवायरमेंट के अंदर देयर आर नो चेंजेस, और अगर हो भी रहे तो वेरी लिटिल चेंजेस. नेचुरल फार्मिंग, neither chemical nor organic fertilizers are added to the soil or plants from external sources. लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स लाइक कंपोस्ट, काउ डंग मैन्योर एक्सेट्रा दे आर एडेड टू फार्मलैंड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज का यहाँ पर मतलब पता क्या है, ये सब चीजें बाहर से भी लाई जा सकती हैं. कोई कंपनी बेच रही हो किसी बॉटल की फॉर्मेट के अंदर, है सब कुछ नेचुरली, लेकिन पॉइंट यही है, की डिफरेंस यही है, एक्सटर्नल सोर्सेज. जीरो बजट के अंदर क्या करा जा रहा है भाई, लोकली अवेलेबल है वो चीजें, खर्चे कुछ नहीं करने फालतू पे दुकान पर जाकर. इसका एक एग्जांपल देता हूं. मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, गाय के ये इसके उपले के बारे में, कंडे के बारे में, गोबर के कंडे. ये एक ऐसी चीज है, अगर मुझे इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहना है ना, तो मान लो कि मैं दिल्ली से 15 रुपए का कंडा खरीद रहा हूं हवन करने के लिए, ठीक है, और कहीं पर मेरे को नेचुरली अवेलेबल है वो वाली चीजें, तो मैं वहां पर मेरा कोई खर्चा नहीं आ रहा. तो यहां पर कोई भी जो केमिकल है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नीदर केमिकल नॉर फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल और प्लांट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. ये नेचुरली अवेलेबल है, यानी कि मैं उस सोर्स के पास रह रहा हूं, ये भी मैटर करता है. अंडर दिस, नहीं ये इसी का एक्सटेंशन है. अंडर दिस, decomposition of organic matter by microbes and earthworms is encouraged right on the soil surface itself, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन ऐड होता है मिट्टी में ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नेचुरल फार्मिंग, इन दिस देयर इज नो प्लोइंग, नो टिलिंग, नो टिल्टिंग ऑफ सॉइल, या टिलिंग बोल लो, एंड नो फर्टिलाइजर्स एंड नो बीडिंग इज डन जस्ट द वे इट वुड बी इन द नेचुरल इकोसिस्टम. किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी जा रही है. और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यहाँ पर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक प्लोइंग, टिलिंग, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स, वीडिंग, ये सब कुछ यूज कर जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज नो कॉस्ट फार्मिंग. लेकिन ये थ्योरेटिकली ठीक है कि प्रैक्टिकल ठीक है? थ्योरेटिकली कुछ तो पैसे लगते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो लिटिल या फिर सम कॉस्ट. ये कॉस्टलियर है ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क मैन्योर्स. और वो कहां से आएंगे, है सब कुछ नेचुरली, लेकिन बाजार से खरीद खरीद के लाया जा रहा है, ठीक है. उसके बाद इट इज कंप्लीटली इन हार्मनी विद लोकल बायोडाइवर्सिटी. और इट हैज एन इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन द सराउंडिंग एनवायरमेंट.
अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बुरा इम्पैक्ट है अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आसपास की बायोडाइवर्सिटी में पड़ता है, लेकिन ये जो है लोकल बायोडाइवर्सिटी तक ही ये सीमित है। ठीक है। अब देखो डिफरेंसेस आप समझ गए, देखो है वो एक ही चीज़ यार, बस हमें किताबी ज्ञान समझाने के लिए ज़बरदस्ती की थोड़ी सी बातें जो है वो बहुत डेप्थ में जाकर हमें बताई जा रही हैं। ठीक है। लेकिन इसका ये वाला पॉइंट जो है अगर जो है ना वो यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देयर इज नो प्लोइंग, नो टिल्टिंग ऑफ सॉइल, नो फर्टिलाइजर, नो वेडिंग इज डन। लेकिन यहाँ पर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रो प्रैक्टिस लाइक प्लोइंग, टिल्टिंग, मिक्सिंग और मेनोर्स ब्रीडिंग ये करा जाता है परफॉर्म। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।